नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय मगध का उत्कर्ष लेके आ चुका हूं। देखिए इससे पहले हमने 16 महाजनपदों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने उस विषय को नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस विषय को जरूर देखिए। अगर बात करें, मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि कुल 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था आपका मगध महाजनपद। अच्छा, महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था और जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। अच्छा, ये जानकारी मिलती है हमें महाभारत से और इसका हमें कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जो ये आपका बृहद्रथ वंश था, इसका संस्थापक बृहद्रथ था और इसका जो सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, ये जानकारी मिलती है हमें महाभारत से। लेकिन इसका कोई भी हमें ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मगध पर जो है वो पहला जो वंश था जिसने शासन किया वो हर्यक वंश था। ये तो हमें जानकारी मिली है खाली महाभारत से। तो महाभारत के अनुसार जो है वो मगध पर किस वंश, सबसे पहले किस वंश का शासन था, तो याद रखना बृहद्रथ वंश का। महाभारत के अनुसार आपको याद रखनी है, महाभारत के अनुसार अगर पूछा है तो बृहद्रथ वंश आएगा और अगर नॉर्मल पूछा है तो क्या आएगा, हर्यक वंश। इसको हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। और ये भी आपको याद रखना है कि बृहद्रथ कौन था, तो बृहद्रथ सबसे जो आपका जरासंध था वो सबसे प्रतापी शासक था किसका, बृहद्रथ वंश का। अब यहाँ से हम आगे पढ़ने वाले मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण क्या है। अच्छा, मगध क्यों शक्तिशाली था, तो मगध था विस्तृत उपजाऊ मैदान। देखिए जो मगध वाला हिस्सा था, जो पटना गया वाला बिहार है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मगध कहाँ पड़ता है। तो मगध जो आपका महाजनपद था ये उसी के आसपास पड़ता था। यहाँ पे एक तो विस्तृत उपजाऊ मैदान थे, इसके कारण भी ये शक्तिशाली था। दूसरा, प्राकृतिक सुरक्षा। अब प्राकृतिक सुरक्षा थी, चारों ओर देखो भाई वहाँ पे पहाड़ थे, बड़ी बड़ी पर्वत चोटियाँ थी, जिसके कारण ये क्या था, इसकी प्राकृतिक सुरक्षा भी थी। खनिज संसाधनों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण भी जो है वो क्या था, मगध शक्तिशाली होने का एक मुख्य कारण था। व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि जब विस्तृत उपजाऊ मैदान थे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, वन क्षेत्र बहुत बड़े बड़े थे जिसके कारण यहाँ पे हाथियों की उपलब्धता भी थी और हाथी होने के कारण ये और ज़्यादा शक्तिशाली था। धान की रोपाई की पद्धति का विकास, धान की रोपाई की पद्धति के विकास के कारण भी ये महाजनपद क्या था, शक्तिशाली था। आगे बात करें कि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। अच्छा, अगर मैं बात करूं मगध महाजनपद की तो इस पे कुल 7 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। अब इन 7 राजवंशों को जब आप याद करोगे तो जल्दी जल्दी याद नहीं होते। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है और ट्रिक का नाम है हसीन माशुका 7। ट्रिक का नाम क्या है, हसीन माशुका 7 जो है वो यहाँ पर ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक को आपने याद रखना है। तो मगध जो महाजनपद था इस पे जो है वो 7 राजवंशों जो है वो शासन किया था, जिसके लिए हमने ट्रिक याद की है। ट्रिक का नाम है हसीन माशुका 7। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हसीन माशुका से कैसे कैसे आप इसको याद करेंगे, सबसे पहले था हसीन से बोलेंगे, ह से आएगा हर्यक वंश, सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर आया शिशुनाग वंश, बहुत डिटेल से आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। तीसरा है नंद वंश। इसके आगे हम मगध का इसको अलग पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम 3 वंश को पढ़ने वाले, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। लेकिन हम इनको डिटेल से सारा का सारा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम इनको सबको पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मेरा मकसद रहता है कि 20 से 25 मिनट या 18 से 20 मिनट की वीडियो को बनाया जाए, अत्यधिक 20, 22, 25 मिनट की वीडियो रहे। तो इसके बाद हसीन से आए 3 वंश आज पढ़ने वाले। सबसे पहले थे हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। उसके बाद मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया, फिर आया कर्ण वंश। तो माशुका से बनाया मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश, और 7 से बनाया सातवाहन वंश। तो मगध पर शासन करने वाला अंतिम वंश जो है वो सातवाहन वंश था और पहला वंश था आपका हर्यक वंश। इनको बहुत ही डिटेल से हम देखेंगे। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में आपको मिलने वाले हैं इसके साथ एवरी सैटरडे आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इस परीक्षा के लिए रहने वाला है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, यहाँ पर अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड किसी भी समय और कभी भी देख सकते हो। तो आपको टेंशन लेने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन जब आप इसको समझोगे और पढ़ोगे तो आपको ये हिस्ट्री जो है वो आसान लगने लगेगी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो
तो 7876145409, जहाँ पे 350 से ज़्यादा बच्चे हमारे बैच में अभी एनरोल हो चुके हैं। तो अगर आप भी एनरोल होना चाहते हैं हमारे बैच के साथ तो 7876145409 पे आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। अच्छा, हर्यक वंश की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासनकाल था। तो हर्यक वंश के 4 राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक जो है वो हर्यक वंश के राजा थे, इस बात को आपने याद रखना है। और इन चारों ही राजा के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार का जो समय था वो था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। अच्छा, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसकी प्रारंभिक बोले तो शुरू में इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, पर बाद में राजगृह को इसने अपनी राजधानी बनाया। तो हर्यक वंश के वो राजा जिन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज से राजगृह बनाई, उनका नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? बिंबिसार, जो कि संस्थापक थे आपके हर्यक वंश के। अच्छा, इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज से राजगृह को बनाया और बिंबिसार ने अपने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र को अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब ये क्या करता था कि वो विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। बिंबिसार को जिसके साथ भी अपने दोस्त बनाना होता था, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने होते थे, उसके लिए ये क्या करता था? उसके लिए ये भाई साहब ये उनके साथ जो है वो विवाह कर लेता था और इससे वो उनका साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला के अपने साम्राज्य को बढ़ाता था। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि हर्यक वंश के वो कौन से राजा थे जो विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। वो थे बिंबिसार। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। पहला विवाह इन्होंने प्रथम विवाह जो किया वो कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया। तो आपने याद रखना है कि प्रसेनजीत जो राजा थे, इनकी बहन थी महाकौशला देवी, इनसे इन्होंने अपना पहला विवाह किया और इस विवाह से उनको दहेज के रूप में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर याद रखना है। देखिए, कमीशन के पेपर में 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे, वहां पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और थ्योरी को समझना है। तो बिंबिसार का जो पहला विवाह हुआ था वो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन, क्या नाम था? महाकौशला देवी से हुआ था और इस विवाह से उन्हें दहेज के रूप में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। दूसरा विवाह जो इन्होंने किया वो चेलना या छलना से किया। यह वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी और इसके साथ जिसके कारण इनको जो है ये वैशाली भी मिला और साथ में इनको जो है वैशाली से भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध बन। अगला विवाह जो तीसरा विवाह जो इन्होंने किया था वो क्या था? उन्होंने श्रेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया। तो याद रखना कि इन्होंने 3 विवाह किए थे और पंजाब से भी इन्होंने क्या बनाया? मैत्रीपूर्ण संबंध। मतलब कि जो भी इनको अपने क्या करना होता था, इनको अपने साम्राज्य में मिलाना होता था, तो इनसे ये मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेता था। कैसे? विवाह के माध्यम से। ठीक है, तो ये विवाह करता था। तो बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विवाह के माध्यम से बढ़ाया, आप ये मान लीजिए, क्योंकि इन्होंने 3 विवाह किए। पहला विवाह मैंने आपको बताया, दूसरा चेलना छलना से किया और तीसरा इन्होंने शेमा पंजाब की मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिंबिसार की अगर बात करें तो इसने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बिंबिसार के द्वारा अपने शासनकाल में किस राज्य को जीता गया? तो बोलेंगे भैया अंग राज्य को जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। अब क्या हुआ? उसने वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। जब इसने अंग राज्य को जीता तो इसने वहां का सेनापति किसको बनाया? तो याद रखना, अजातशत्रु। तो बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत कर वहां के सेनापति अजातशत्रु को बनाया। इस बात को आपने जरूर याद रखना है। अगर बात करें इसके समय में अवंती के राजा प्रद्योत होते थे। अच्छा, प्रद्योत को एक रोग हो गया जिस रोग का नाम था पांडु रोग। तो याद रखना कि प्रद्योत जो है वो कहाँ के राजा थे? तो याद रखना अवंती के राजा। तो अवंती के राजा प्रद्योत को एक पांडु रोग होता है और पांडु रोग से वो ग्रस्त हो गया, मतलब कि ये मरने के कगार पे था। और उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने क्या किया? जब बिंबिसार को पता चला तो बिंबिसार ने अपना एक राज्य वैद्य, जो कि वहाँ का उसके राज्य का प्रमुख वैद्य था जिसका नाम था जीवक, उसने जीवक को भेजा और जीवक के इलाज से प्रद्योत क्या हो गए? स्वस्थ हो गए। जैसे बिंबिसार को पता चला कि जो अवंती के राजा प्रद्योत जो है वो उनको पांडु रोग हो गया है, पांडु रोग से वो ग्रस्त है, उनकी जो कंडीशन बहुत खराब है, वो जो है मरने के कगार पे। तो बिंबिसार ने क्या किया? अपने राज्य जीवक को भेजा और जीवक ने जब उनका इलाज किया तो प्रद्योत उस इलाज से क्या हो गए? स्वस्थ हो गए। और
जिससे जो है इनके जो अवंती से भी जो है क्या हो गए, वो अच्छे रिलेशन बन गए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब इनके जो है तो याद रखना कि अवंती के राजा प्रद्योत और पांडुरोग से उनको किस किस राजा के, किस हर्यक वंश के राजा के द्वारा स्वस्थ किया गया था। तो याद रखना बिंबिसार ने किया। बिंबिसार ने किस अपने राज्य वैद को भेजा था, तो जीवक को भेजा था। एक एक चीज़ों को नोट करना पड़ेगा, तब जाके बात बनने वाली। अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो बात बिल्कुल नहीं बनने वाली है। तो एक बार पुनः बिंबिसार को जल्दी जल्दी देखते हैं। बिंबिसार ने जो है ये संस्थापक था हर्यक वंश का। इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज से राजगिरी को बनाया और दूसरा इसने जो है अपने जो साम्राज्य का विस्तार है वो विवाह के माध्यम से। इसने 3 विवाह किए थे। पहला विवाह किया था इसने कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से। दूसरा किया था इसने चेलना या छलना से। और तीसरा विवाह शेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया। और बिंबिसार ने अपने शासनकाल में सिर्फ अंग राज्य को जीता और अंग राज्य को जीतने के बाद उसने वहाँ का सेनापति अपने बेटे को किसको बनाया, अजातशत्रु को बनाया। और इसके समय में अवंती के राजा को क्या हो गया था, प्रद्योत जो थे उनको पांडुरोग हो गया था और पांडुरोग से ग्रस्त होकर उन्होंने बिंबिसार ने इनको अपने राज्य वैद जीवक को भेजकर ठीक किया था, जिसके कारण इनके साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। अब इसके बाद जो है वो ये काफ़ी समय तक राजा रहा, कौन, आपका बिंबिसार। लेकिन अब क्या किया, अब क्या हुआ कि 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई। क्या बात है, देखो हर एक वंश में यही होता था ज़्यादातर कि अपना बेटा बाप की जो है वो गद्दी के लिए क्या है मृत्यु कर देता था, मार देता था अपने बाप को ही। तो 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितृहंता जो है वो हर एक वंश में किसे कहा जाता है, तो पितृहंता जो है वो अजातशत्रु को सबसे पहले माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हर एक वंश के किस राजा ने जो है वो अपने पिता की मृत्यु की थी गद्दी के लिए, तो वो की थी भैया अजातशत्रु ने। कब की थी, 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का अर्थ क्या है, एक बार ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि अजातशत्रु जो ये शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो अजातशत्रु शब्द का जो अर्थ है वो शत्रु का नाश करने वाला, इसे कुणिक भी कहते हैं। तो याद रखना इसे कुणिक भी कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई। तो याद रखना कि किसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसने वैशाली पर, हर्यक वंश के किस राजा ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो वे मिलाया था भाई अजातशत्रु ने। इस बात को आपने याद रखना है। और इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मूसल और महाशिला कंठक याद रखना है कि अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति भी इनके शासनकाल में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो अजातशत्रु है उसने वैशाली पर आक्रमण किया। जैसे उसने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने वैशाली को मगध में मगध में मिला लिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि हर्यक वंश के वो कौन से राजा है जिन्होंने भैया वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया, तो क्या बोलेंगे, आपके अजातशत्रु है। देखिए इस युद्ध में, देखिए जो इन्होंने युद्ध किया था वैशाली पर, वहां पर इन्होंने 2 नए हथियार, तो रथ मूसल और आपका महाशिला कंठक, क्या बोलेंगे, रथ मूसल और महाशिला कंठक, ये 2 नए हथियारों का प्रयोग किस हर्यक वंश के राजा के द्वारा किया गया। देखो वंश एक एक आपको याद रखना है। मैं मानता हूँ ये टॉपिक टफ रहने वाले हैं, लेकिन कमीशन अगर निकालना है तो टफ चीज़ों को ही पढ़ना पड़ेगा, आसान चीज़ें तो सारे लोग पढ़ के जाएंगे। इसके बाद अब अजातशत्रु के बाद आए भाई उदयन साहब का जो शासनकाल था वो था 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। अब इसने भी अपने पिता की हत्या की। अब इसने देखा कि मेरे पिता ने मेरे दादा की हत्या की, तो मैं कहाँ पीछे रहने वाला हूँ। इसीलिए भैया उदयन ने भी अपने पिता के क्या है छुरा घोंप दिया, इसीलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। तो किस किस को पितृहंता, भैया इन सबको ही पितृहंता कहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो सभी ने अपने जो है वो अपने जो इनके पिताश्री थे उन पे ही जो है वो छुरा घोंप दिया। तो इसने भी जो है अजातशत्रु की, इसने क्या कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था पाटलिपुत्रम। आज का जो पटना आप देख रहे हो ना, ये पटना जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्रम था, ये किसने बसाया था, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आता है। तो ये गंगा और सोन नदी के किनारे, सोना नहीं है सोन नदी है, थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया है। तो गंगा और सोन नदी का संगम पटना में होता है और यहीं पर संगम समीप के शहर जिसका नाम पाटलिपुत्रम रखा, और इसने राजगृह से राजधानी बदल कर कहाँ ले गया, पाटलिपुत्रम ले गया। तो हर्यक वंश के वो राजा जिसने अपनी राजधानी को राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्रम पटना ले गया, तो वो कौन था भैया, आपका उदयन था। शासनकाल बोले तो 461 ईसा पूर्व से 445
ईसा पूर्व था, गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक एक बात आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे तो बात बनने वाली है, अगर नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी समझ आने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का जो है वो क्या बना, शासक बना। परंतु नागदशक एक अयोग्य शासक था, वो उतना ज़्यादा तेज तरार नहीं था, तथा इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और नए वंश की स्थापना की। तो याद रखना, हर्यक वंश के अंतिम राजा थे आपके नागदशक। नागदशक मगध का अंतिम राजा था, परंतु ये एक अयोग्य शासक था, मतलब कि उतना तेज तरार नहीं था। और शिशुनाग ने क्या कर दी, उसकी भैया हत्या कर दी। और शिशुनाग कौन था, सेनापति था किसका, नागदशक का। नागदशक थे हर्यक वंश के अंतिम राजा। अब जब शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी तो उसने क्या, एक नए वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। तो सबसे पहले अब देखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड था वो था 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। देखिए, राजधानी बार बार बदलती रही, आपको पता रखना है। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ा कि राजगृह से पाटलिपुत्रम जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसने बनाई थी, तो वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वो बनाई थी आपके उदयन ने बनाई थी। देखिए, अगर बात करें शिशुनाग की तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाए, तो ये आपको याद रखनी है। और शिशुनाग वंश के ही एक राजा थे कालाशोक। अच्छा, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश के ऐसे राजा जिन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, तो बोलेंगे आपके शिशुनाग ही थे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। लेकिन अगर बात करें कालाशोक की तो कालाशोक के समय, अब कालाशोक ने क्या किया, कालाशोक ने वैशाली से अपनी राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्रम बनाई। तो क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि शिशुनाग वंश के वो राजा, उस राजा का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी वैशाली से चेंज कर पाटलिपुत्रम बनाई। देखो, जो तो था आपका शिशुनाग, इसने तो बनाई थी भाई पाटलिपुत्रम से आपकी वैशाली। अब आया दोबारा कौन, कालाशोक। कालाशोक ने क्या बनाया, वैशाली से इसने बोला वापस बनाओ पाटलिपुत्रम ही बढ़िया थी राजधानी। अब भैया कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संधि थी, अजात शत्रु के समय, जो कि हर्यक वंश का एक शक्तिशाली राजा था अजात शत्रु। इसने तो राजधानी बनाया किसको, अपना। इसके समय हुआ थी पहली बौद्ध संधि और दूसरी बौद्ध संधि थी शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के समय हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात, इस वंश के जो अंतिम राजा थे वो नंदीवर्मन थे, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी। अभी महापद्मानंद कौन था, तो महापद्मानंद भी जो है वो ये था एक नंद वंश का संस्थापक। तो अब शिशुनाग वंश का अंत होता है और नंदीवर्मन शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे और शिशुनाग इसके संस्थापक थे। कालाशोक भी इसके एक प्रमुख राजा थे जिनके समय द्वितीय बौद्ध संधि हुई थी, जिन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रम चेंज कर दी थी। और पाटलिपुत्रम से वैशाली शुरुआत में किसने बनाई थी, तो ये खुद शिशुनाग ने ही बनवाई। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरे से स्किप हो गई है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाया। देखिए, नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था। पहले तो आपको याद रखना, महापद्मानंद का जो टाइम पीरियड था वो तो 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, महापद्मानंद जो है नंद वंश का संस्थापक था और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का जो संस्थापक था वो एक किस वंश का था, शूद्र था। तो ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पे कवर नहीं हो पाया था ऊपर, मैं गलती से इसकी फ़ोटो नहीं ले पाया। तो याद रखना है कि जो नंद वंश का संस्थापक था वो एक शूद्र था और इसकी स्थापना महापद्मानंद ने की थी। अब यहाँ से आगे है, महापद्मानंद को सर्वशत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि इसने बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे महान शासकों को हराया था और अनेक राजाओं को हराकर उसने उनका साम्राज्य अपने शासन में मिला लिया। तो महापद्मानंद को सर्वशत्रांतक की उपाधि दी गई थी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो नंद वंश के वो कौन से राजा है जिनके द्वारा सर्वशत्रांतक की उपाधि धारण की गई थी, तो वो थे आपके महापद्मानंद। मतलब कि सर्वशत्रांतक का जो मतलब होता है वो होता है कि किसका नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि भी धारण की। तो नंद वंश के किस राजा ने एकराट को जीता, तो एकराट को भी जीता था महापद्मानंद के द्वारा और इसने ही क्या है, एकराट की उपाधि भी धारण की कलिंग को जीतकर। तो याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण करने वाले नंद वंश के राजा महापद्मानंद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अब हमने यहाँ पर एक बात बोली कि इसने कलिंग युद्ध को जीता।
जीता। अब इसने कलिंग युद्ध को जीता और कलिंग युद्ध को जीतकर इसने एकराट की उपाधि धारण की। हमें कहाँ से पता चला है? तो ये हमें कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला है। और महापद्मानंद के किससे? तो कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहीं से हमें नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के बारे में जानकारी मिलती है। और इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी किया। तो कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण किसने किया? तो बोलेंगे भैया महापद्मानंद ने किया था। और अगर बात करें महापद्मानंद की तो इसके 8 पुत्र थे। घनानंद इसका और धनानंद भी उसका पुत्र था और धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक भी था। तो अब चलते हैं धनानंद की ओर और आज धनानंद तक ही आज पढ़ेंगे। धनानंद से आगे मौर्य वंश हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, धनानंद की बात करें तो 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था आपका धनानंद का शासनकाल और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उसके बाद इसकी हार होने के बाद ये जो है वो मौर्य साम्राज्य भारत में आया। नंद वंश का अंतिम संस्थापक अंतिम शासक जो है वो धनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था, मतलब कि बहुत ही दयनीय शासक था। और यह शासक इसका शासक जो धनानंद था वो सिकंदर का समकालीन था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य वाला नाटक देखा होगा तो वहाँ जरूर आपने इसके बारे में देखा होगा। तो याद रखना है कि धनानंद सिकंदर का, तो सिकंदर का समकालीन नंद वंश का कौन सा राजा था? तो बोलेंगे धनानंद था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया? तो बोलेंगे नंद वंश के राजा, नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद के समय जो है यहाँ पर इसने अटैक किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ किया? पश्चिमोत्तर भारत में किया। इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया। इसने क्या किया कि चाणक्य का अपने दरबार में अपमान किया और जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसको मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब इसने क्या किया? ये सबसे क्रूर भी था। क्रूर होने के कारण इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया और अपमान करने के कारण इसने अपने प्रिय और चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य जिनको विष्णुगुप्त और इनको कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, उनका उन्होंने अपमान किया और अपमान किया तो चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसे मौर्य वंश की स्थापना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश को। तो ये पढ़ा था हमने नंद वंश। तो एक बार पुनः शिशुनाग वंश हमने सबसे पहले पढ़ा। शिशुनाग वंश को हमने देखा। शिशुनाग वंश की राजधानी पहले वैशाली थी। वैशाली से चेंज कर पाटलिपुत्रम कालाशोक ने की। कालाशोक वही थे जिनके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था जिसकी हत्या महापद्मानंद ने की। और महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे जिनको सर्वशत्रांतक की उपाधि दी गई। इन्होंने कलिंग को जीता और जिसके कारण एकरात की उपाधि धारण की। और इनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसके बारे में हमें पता, महाराजा जो कलिंग नरेश है इनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे हमें कलिंग के बारे में पता चलता है। और महापद्मानंद ने ही सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी जो है वो करवाया था। तो ये पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। और इसने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की। हमने सब कुछ पढ़ लिया है। महापद्मानंद के कुल पुत्र 8 थे और धनानंद भी उनका एक पुत्र था जो कि नंद वंश का अंतिम शासक। इसके बाद हमने धनानंद के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। ये अंतिम शासक था, ये बहुत क्रूर था, सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। ये भी सारी बातें हमने पढ़ ली है। चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य का अपमान करने के कारण ये इनको जो है चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका अपमान लिया और साथ में मौर्य वंश की जो है वो नींव रखी। तो याद रखना, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।